नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है वो हर दिन देख रहे हैं, अखबारात, टेलीविज़न, बल्कि टेलीविज़न तो बहुत से घरों में बंद ही हो चुके हैं। सोशल मीडिया से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आती है। अभी जो सूरत हाल है वो CAA के ख़िलाफ़ जो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में जो कैंपेन चल रही है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे धर्मों के, दूसरे मज़हबों के लोग भी साथ में खड़े हैं। मुसलमानों के साथ दलित आ गए हैं, सिख आ गए हैं, क्रिश्चियंस आ गए हैं, बहुत लोग हैं। और अक्सरियत उन हिंदुओं में से भी उनकी है जो सबके हक़ की बात मानते हैं। तो ऐसे हालत में अभी जो पहला इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है, वो दिल्ली में बीजेपी को करारी हार का सामना रहा है। और जो अमित शाह जी कह रहे थे कि हम सरकार बनाने वाले हैं और 45 से ज़्यादा सीटें आएंगी, वो 8 पर सिमट गई है। अब इन हालात पर हम आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने वकील ज़ैड के फैज़ान साहब हैं और ये काफ़ी पॉलिटिकल एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत से देश भर में घूमते रहते हैं अलग अलग संस्थाओं की इनविटेशन पर, या बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप नज़र रखे हुए हैं। ज़ैड के फैज़ान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये शाहीन बाग इफेक्ट जिसे कहा जा सकता है, यानी शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली का शाहीन बाग नहीं रहा बल्कि वो सिंबॉलिक हो गया है। अब तो इसका पहला इफेक्ट तो बीजेपी के सामने दिल्ली की हार की शक्ल में सामने आ चुका है। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इसका असर? देखिए, शाहीन बाग दैट हैज़ बिकम ए मूवमेंट नाउ। जी, शाहीन बाग मूवमेंट कह सकते हैं आप। जी जी। ये जो NRC और CAA सब तहरीक जो चल रही है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कहूँगा। मौजूदा जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से पूरे मुल्क में आंदोलन चला है और चल रहा है और चलेगा जब तक ये सरकार बाहर नहीं हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो बहुत अच्छा एक तरह से काम हुआ है। मैंने मतलब आपके चैनल में कहा था कि मैं तो बहुत खुशाइन कदम समझता हूँ कि इन्होंने इसको छेड़ा है। हाँ, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कई काम बहुत अच्छे हुए हैं। देखिए, एक तो पूरे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ मिल करके हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। एक नया मोमेंट खड़ा हो गया है। और मैंने कई मरतबा ये बात कही कि ये मोमेंट ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट्स ने पहल की है और नौजवान उसके पीछे हम जैसे लोग खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और दूसरे जो हमारे रहनुमा हैं वो इत्तेफाक से एक तरह से बाहर ही हैं, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये हुआ है। और इसका जो बराह रास्त असर पड़ा है वो दिल्ली के चुनाव पर पड़ा है। अब बहुत बातें मैं तो कल से तमाम TV पर देख रहा हूँ, अखबारात में देख रहा हूँ कि वर्क की बुनियाद पर। देखिए, वर्क तो अपनी जगह पर एक मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वर्क की ही बात करते हैं तो जो मौजूदा सरकार आई है, जिस वक्त आई थी उसने क्या काम किया था? 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और शीला दीक्षित ने यहाँ दिल्ली को दिल्ली बना दिया और दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली में बहुत काम किया उन्होंने डेवलपमेंट का। ये जो सरकार आई इसने उस पर बहुत सारे सवाल तो मैं खुद खड़े कर सकता हूँ कि डेवलपमेंट का बहुत सारा काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ दूसरे काम हुए। मसलन पानी का बिल माफ़ हो गया, जो छोटे लोगों का है बिजली का बिल भी छोटे लोगों का माफ़ हो गया, औरतों के लिए फ्री बस में चलने की बात आ गई। और मुझे याद पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स का भी ऐलान किया है कि सरकार पावर में आएगी तो स्टूडेंट्स को भी हम वो करेंगे। हाँ, और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खुली हैं। बहुत सारे काम सरकार है तो काम करेगी और सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं डाउन ट्राइडन पीपल के लिए, खास तौर पर एजुकेशन। तो ये उनका वोट रहा। और जो जीतने की मेन वजह है इस सरकार के, मैं आपसे बिल्कुल इस मामले में मेरा ज़हन क्लियर है। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप जाएंगे, कहाँ कौन हारा, कहाँ कौन जीता, कहाँ किसको उम्मीदवार होना चाहिए था, कौन हटाया गया, कौन पार्टी छोड़े गया, दोबारा आ गया, ये सारे मामला इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं बिल्कुल साफ है कि अगर NRC, CAA, NRP वगैरह का मसला ना होता और ये मूवमेंट खड़ा ना हुआ
हुआ होता तो मुझे तो ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि फिर ये सारे का सारा वर्क मैंने बहुत सी सरकारों को देखा है काम करते हुए, और मैंने इंडिविजुअल्स को भी काम करते हुए देखा है कि उन्होंने काम के हिमालय पहाड़ खड़े कर दिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन जनता ने 1 मिनट में नो कर दिया। तो अगर ये मूवमेंट न खड़ा हुआ होता तो शायद आज जो सरकारी का जो इस तरह से आप सरकार में आई है और जो रिजल्ट हमारे सामने है वो ना होता। सिंपल सी बात है, उसका अपना एक सर्टेन वोट बेस तमाम काम की वजह से जो उसने अपने काम किए, डेवलपमेंट की बात छोड़िए, जो बहुत सारे काम किए उसकी वजह से उनका अपना सर्टेन वोट है। उस वोट में आकर के एक बहुत बड़ा वोट जुड़ा जिसकी बुनियाद यही CA-NRC मूवमेंट है, शाहीन बाग मूवमेंट मैं कह सकता हूँ उसको। जबकि बीजेपी शाहीन बाग अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रही है। बीजेपी ने तो कहा कि ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग का लग गया, शाहीन बाग ने ऐसा करंट लगाया कि बटन दबाया कि इनको ही करंट लग गया। तो ये उसकी वजह बनी है। तो अभी क्या है, अभी जो ये देखिए ऐसा है, दिल्ली है, दिल्ली की लिमिटेड असेंबली है, लेकिन चूंकि ये राजधानी है और एक मोमेंट चल रहा था, उस मोमेंट के बीच में उस मोमेंट की वजह से ये सरकार आई है, इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ना लाजमी है। अच्छा, वो इसलिए भी होता है अभी दिल्ली से मीडिया कवरेज खूब मिलती है, पूरे मीडिया कवरेज में उसकी मीडिया कवरेज मिलती है। मीडिया तो बहरहाल माफ कीजिएगा, मीडिया पे तो मेरा थोड़ा दूरा तबसरा होगा, लेकिन अभी जैसे एक जुमले में आपने कहा सोशल मीडिया वो इस वक्त पावरफुल है और होता जा रहा है और आने वाले दिनों में होता जाएगा। अगर तो सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इसका ही पता नहीं क्या क्या होता और क्या करते। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चुनाव है, मैं इसको साफ साफ सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात करता हूँ। कम्युनल फोर्सेस की ज़बरदस्त हार हुई है और सेकुलर फोर्सेस जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो फोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, वो उनकी जीत हुई है इस चुनाव के अंदर। तो ये सबसे बड़ी खास बात इस चुनाव की। अच्छा, राजीव साहब कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे ज़्यादा कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए, जो यहाँ पर किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक दिल्ली में कभी असेंबली के चुनाव में कैंपेन नहीं की, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। होम मिनिस्टर गली गली में पर्चे बांटता फिर रहा है और पार्टी के 200-250 बताते हैं MPs इनके हर जगह लगा दिए गए थे। सारे चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर तमाम लगे हुए थे, तमाम लगे हुए थे, सब कुछ। और इतनी जबान खराब इस्तेमाल की, क्या कुछ नहीं कहा गया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इन तमाम बातों के बावजूद भी सरकार ये आई है जीत करके। रीज़न ये हुआ है कि उनका अपना सर्टेन वोट था और एक बड़ा तबका जो इनको हराना चाहता था उनके साथ आकर के जुड़ गया, और इसलिए कांग्रेस का भी सारा वोट खिसक करके, फिसल करके, जो भी कह लीजिए, वो उधर चला गया। मुस्लिम्स का वोट भी टोटल गया है, इनको स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई है। और अदरवाइज अगर ये मुद्दा ना खड़ा होता तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी भी शायद, और ये कम्युनलिज्म का हद दर्जा मुजाहरा अगर ये पार्टी न करती, भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स, तो मैं समझता हूँ शायद, और नॉर्मल हालात में अगर चुनाव होते, अगर ऐसा मुद्दा ना खड़ा हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी भी शायद लड़ती, और लड़ती तो वोट बढ़ता, और बढ़ता तो फिर हालात दूसरे हो सकते थे। इसलिए थैंक्स करनी चाहिए इस मोमेंट को, इस मोमेंट का ही असर है कि हुआ है। तो अभी आने वाले दिनों में बिहार में इसका असर पड़ने वाला है। बिहार में मैं आज बोल के जा रहा हूँ, सरकार इनकी नहीं बननी है। इसके यानी वो नीतीश का जो पॉजिटिव फेस दिखाया जाता है, जैसे बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा दिखाया जाता था, ऐसे ही यहाँ उसका प्रोजेक्शन। मेरे ख्याल में नीतीश अब नंगे हो गए हैं, समझा आपने, वो बात चलने वाली नहीं है। लालू और कांग्रेस और दूसरे लोग मिलकर जो मुहाज बनाएंगे, इस मुहाज की चुनाव तो चुनाव होता है, आने वालों में क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन आज के उसमें मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार यकीनन वहाँ पर इसी उसकी बनेगी, और ये जो बीजेपी अलायंस है नीतीश के क़यादत में, वो जाएगा। उसके बाद बंगाल में भी इनकी हार होगी। तो ये सिलसिला चलेगा, अब ये रुकने वाला नहीं है, समझा। अच्छा, मुझे याद है जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 में जी, और वो जो कि मीडिया से तो अक्सर बचते ही रहे हैं, वो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की जी, लेकिन एक बार कुछ बच्चों के साथ कहीं मीटिंग दिखाई गई थी, मुझे याद है अब तक, कि वो बच्चे से पूछ रहे तुम क्या बनोगे, वो कहता पॉलिटिशियन बनूंगा, तो कहने लगे वो इलेक्शन की तैयारी कर लीजिए। और उस जमाने में उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारी कीजिए, 19 की नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि ये शायद 2024
वाकई इनके हाथ से सरकार जाने वाली है? ऐसा है, आज से अगर 3 महीने 2 महीने पहले चले, 2.5 महीने पहले ही, ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, तो जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उसके बाद वो तमाम 370 ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, ये सब मिला करके कुछ ऐसे हालात बन रहे थे और लगता था कि 2024, लोग कहते थे और शायद हम भी सोचते थे कि 2024 इनका पक्का है, 2024। लेकिन आज की तारीख में 2024 कच्चा नहीं, बल्कि 2024 में मैं मान के चल रहा हूं कि इनको जाना है। इन्होंने जो तमाशे किए हैं, देखिए मैंने कई बार ये बात की, मैं दोहराना चाहता हूं कि कंपोजिट कल्चर का मुल्क है, यहाँ पर इस तरह की फिरका परस्त सियासत नहीं चलेगी। एक फेज होता है, चल गई बस, चल गई, नहीं चलने वाली है। तो ये उसी का रिजल्ट है यहाँ पर। तो ये नफरत की सियासत, अब आपको क्या लगती है कि दिल्ली के इलेक्शन में जो इन्होंने एक तरह का तजर्बा किया है जिसमें नाकाम हुए हैं, तो क्या वाकई ये आने वाले वक्त में ऐसी सियासत नहीं करेंगे? ऐसा कुछ कहीं इंडिकेशन नहीं, अब करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि जो लोग डिक्टेटर होते हैं, यहाँ पार्टी कोई कलेक्टिव लीडरशिप तो है नहीं, ले दे करके 2 आदमी हैं और बस उसको मैं तिगड़ी कहता हूँ, तीसरे उसमें योगी जी भी हैं, इसलिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, 2 के मन में प्राइम मिनिस्टरशिप है कि ये जाए तो मैं और मैं जाऊँ तो ये, तो वो चीज़ है। तो ये तीनों लोग जो हैं ये हैं डिक्टेटर। और भाई योगी ने तो जो कुछ यूपी में कर दिया है, समझा आपने, वो आपके सामने है। तो ये डिक्टेटर की समझ में आता नहीं, उसके इर्द गिर्द एक घेरा बन जाता है, वो उसको कहता रहता है कि आप जो कर रहे हैं वही ठीक है और बस आपकी तो जय जयकार हो रही है। तो डिक्टेटर बड़ी मुश्किल से जाता, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन अब जहाँ जहाँ डिक्टेटर रहे हैं उनका तो बड़ा बुरा असर हुआ है, किसी ने खुद को गोली मारी है, कोई उल्टा लटका दिया गया है, किसी को कागज पकड़ के घसीटा गया है, वो सब मिसालें आपके सामने। अच्छा, आप इस वक्त नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, तो जमहूरियत है हिंदुस्तान में। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जमहूरियत की जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा भी है, पढ़ा भी है, जाके भी देखा है, जमहूरियत जितनी मजबूत हमारे यहाँ है उतनी कहीं नहीं है। तो जब मैं इनको ना कोई कॉलर पकड़ के घसीटने जा रहा है, ना कोई मारने जा रहा है, ना कोई ये खुदकुशी करने जा रहे हैं, खुदकुशी तो भाई इनके बस की अपनी जो चाहे करें, लेकिन ये दे विल बी रूटेड आउट बाई वोट, बाई द माइट ऑफ द वोट की ताकत से ये बाहर किए जाएंगे, ये मेरा मानना है। 2024 में तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब ही नहीं है अब तो ये। अच्छा, जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं अभी, देखिए बहुत ही दिलचस्प रिएक्शन था दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद शाहीन बाग में, कि उन्होंने कोई न सेलिब्रेशन किया और बल्कि मुंह पे काली पट्टियां बांधी और बिल्कुल खामोशी से कोई स्पीच नहीं। सब मैं आप शेयर कर रहा हूँ ना कि मूवमेंट की तो यही तो है ना, इसमें बहुत चीज़ें सामने आई हैं। आज जो मुस्लिम वुमेन की बड़ी फिक्र करते थे और सब बहाना करते थे, किसी बहाने राह में भटकी जो फसलें गुल तो पहुँचाने गए, इस बहाने से चमन की हद में वीराने गए। हर बात को मुस्लिम एम्पावरमेंट, यानी वीमेन एम्पावरमेंट, मुस्लिम वुमेन तो बिल्कुल घर में रखी जाती हैं और उनको कोई पूछता नहीं। आज बहरहाल ये कि शाहीन बाग हो, शाहीन बाग क्या, शाहीन बाग को हर जगह नाम दिया गया, दिल्ली में ही खुरेजी के अंदर है, ईदगाह में बैठी हुई हैं। आज वो योगी ने इतना दमन किया, इतना वहाँ क्रैक डाउन किया, लेकिन उसके बावजूद भी देवबंद में बैठी हुई हैं लेडीज़, मैदान में उतर गई हैं, घंटाघर लखनऊ में घंटाघर पे ही हैं, मंसूर पार्क में, इलाहाबाद में हैं, अभी देखिए इन्होंने कानपुर में बैठी हुई हैं, संभल में बैठी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर बैठी हुई हैं सब। तो कम से कम एक चीज़ सामने आई, इस मूवमेंट का फ़ायदा ये हुआ। और हर जगह, मैं अभी गया था बॉम्बे, तो वहाँ मुमरा में बैठी हैं, तो मुमरा शाहीन बाग, भिवंडी में भी बैठी है शाहीन बाग, अहमदाबाद में देखा तो अहमदाबाद शाहीन बाग, मतलब हर जगह शाहीन बाग। therefore I say that शाहीन बाग had become a movement now। जी, शाहीन बाग मूवमेंट। तो इसमें आप मशवरा क्या देना चाहते हैं? अब प्रोटेस्टर्स क्या करें, जारी रखें, क्या हो, कैसे, मतलब नहीं, प्रोटेस्ट तो जारी रखना ही पड़ेगा। एक लंबी तहरीक है और इस लंबी तहरीक के लिए हमको जारी रखना होगा। इनके अंदर अगर ज़रा भी विस्डम होगा, अकल होगी, अगर इनके यहाँ ज़रा भी कायदे के लोग होंगे जो अब इससे सबक लेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि भाई हाँ, सबक लीजिए और अच्छा काम कीजिए, तो आपको अभी की सरकार बनी रहे, अच्छा काम कीजिए। तो अगर ज़रा भी विजडम होगा तो ये एक लफ्ज़ इनको कहना चाहिए कि CAA को हम वापस ले रहे हैं, NCR का बाकायदा फॉर्मली ऐलान करें, कोई मतलब नहीं है NRC का, और NPR का भी कोई मतलब नहीं है। और
तब वो ये जायज मूवमेंट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जी जी। तो ये है। और नहीं, उन्होंने कहा हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हम तो आपको आउट करके मानेंगे सरकार से, और दूसरी सरकार आएगी तो वो हमारा काम करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद इनकी समझ में नहीं आएगा, तो आ जाए तो बेहतर है, मैं ही चाहता हूँ। तो कल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, आज वो कर दें, लेकिन एक लंबे मूवमेंट के लिए तैयार रहना होगा, और ये मामला बहुत लंबा चलेगा, उसके लिए बहुत मजबूती के साथ डटे रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैज़ान साहब। आपकी बातों से तो यही लगता है, जो रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं उससे यही लगता है कि शायद ये एक CAA, NRC और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ख़िलाफ़ मोमेंटम जो है वो आगे एक तरह से 70 साल के बाद सारी कम्युनिटीज़ एक जगह इकट्ठा होने का एक बहुत बड़ा मौका बना, और उसके बाद मुल्क में जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनको भी नाकामी तक पहुंचाने का एक इंतज़ाम इसमें नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर अब ये एक इतनी बड़ी ताकत बन गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये EVM के अगेंस्ट भी चला जाए आने वाले वक्त में। तो मुल्क में जहाँ जहाँ भी कुछ खराबियाँ कमियाँ हैं, अगर सब ख़त्म करके ही ये मोमेंटम ये मोमेंट ख़त्म हो, तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक नतीजे वाला, नतीजा खेज़ होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।